तो कल हमने पढ़ा था प्रीएम्बल से आर्टिकल 3 तक और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, आर्टिकल 4 जो है कानून शहादत का, ये डील करता है जजेस एंड मैजिस्ट्रेट से। इसको मैं पढ़ता हूँ। ये कहता है नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। ये कहता है कि जो आर्टिकल 4 है ये एक प्रिविलेज है जजेस को। इसका मतलब ये है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट है वो अपनी कोर्ट में कोई भी काम करे, कैसे भी काम करे, उससे कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारा कंडक्ट ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। कोई भी उससे कुछ भी ऐसा ना सवाल कह सकता है ना उससे मजबूर कर सकता है तुम ये सवाल का जवाब दो। सिर्फ और सिर्फ उसका जो सुपीरियर होगा उस जज का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैजिस्ट्रेट है तो उसका सुपीरियर डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसका सुपीरियर हाई कोर्ट का जज है। ठीक है, तो ऐसे जो सुपीरियर जज होगा वो अपने छोटे जज, सबऑर्डिनेट जज से पूछ सकता है। इसके अलावा और कोई भी किसी जज से कोई भी उसके कंडक्ट को लेके कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 बहुत ही सिंपल था। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 जो हमें कहता है, ये कहता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये सिर्फ मियाँ और उसकी वाइफ के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसका ये प्रिविलेज है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ एक मर्तबा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये कहता है सेक्शन आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suit between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। ये कहता है जो शादीशुदा जोड़ा है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो भी बातचीत होती है, कोई भी दूसरा शख्स किसी भी हस्बैंड या वाइफ को मजबूर नहीं कर सकता, उसे ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारी हस्बैंड ने तुम्हें क्या कहा है। तुम्हारे दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो कोई ऐसी चीज है जो ख्वाह वो कोई ऐसा गलत काम भी कर रहे हो, लेकिन कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता कि भाई तुम बताओ कि तुम आप दोनों के दरमियान क्या कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ऐसे ही ना ही किसी हस्बैंड से पूछा जाएगा कि भाई बताओ तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्या कहती है, तो आपके जो दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो क्या है हमें बताएं। तो ऐसा ना हम किसी भी ऐसे शादीशुदा जोड़े से ना हम पूछ सकते हैं, ना उनको मजबूर कर सकते हैं कि भाई आप बताओ। आगे ये कहता है, मैं ये कहता है यहाँ से अनलेस, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो शादीशुदा जोड़ा है वो आपस में अगर उसने एक दूसरे के खिलाफ केस किया है तो फिर ये आर्टिकल उन दोनों के ऊपर लागू नहीं होता। फिर आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके हस्बैंड ने आपको कहा था, अगर वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं, चाहे फिर सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। ठीक है, सेक्शन 6 कहता है कि भाई स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, अगर कोई एविडेंस ये है या कोई ऐसी बात है, ठीक है, जो अनपब्लिश्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, अनपब्लिश्ड है, ये जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ अनपब्लिश्ड और ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसका मतलब कि कोई ऐसी स्टेट की अगर जैसे मीडिया को या किसी भी आम आदमियों को और स्टेट के वो जो अफेयर्स हैं उसके या कोई भी ऐसा एविडेंस है वो पब्लिक नहीं कर सकता, आवाम को नहीं बता सकता या मीडिया को नहीं बता सकता। ये कहता है कि जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, ये नीचे है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर वो परमिशन देता है तो फिर उससे परमिशन लेने के बाद फिर आप इसको पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है। अब हम आगे आते हैं, आर्टिकल 7 में कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब आर्टिकल 7 कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैसे, ये मैं थोड़े मिटा दूं, कहाँ गए ये जो रेड लाइंस हैं, ये मैं मिटाता हूं। ठीक है, आर्टिकल 7 पढ़ रहे हैं। ये कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस
when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. ठीक है, इसमें भी सेम बात है। वहां क्या था, स्टेट की कोई बात थी। इसमें क्या है कि हर पब्लिक ऑफिसर क्या है, हमने पीछे पढ़ा ना पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें यह है कि पब्लिक ऑफिसर जो भी सरकारी मुलाजिम है वो पब्लिक ऑफिसर है। ये कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर ना किसी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर किया जा सकता है कि भाई उसमें अगर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, मैंने खुफिया कॉन्फिडेंस में या खुफिया कोई बात उसके पास, उसको ऑफिशियल खुफिया बात अगर उसको कोई पता है, मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो बात है, वो कम्युनिकेशन है, वो डिस्क्लोज करे या पब्लिक को बताए, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो। ठीक है, ये भी छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है। और जो ये हेडिंग है ना, जैसे ये है आर्टिकल 7 की ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो बस इतना सा आप याद रखें कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस आर्टिकल में, 7 में है। ठीक है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज किस आर्टिकल में है, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट किस आर्टिकल में, बस इतना सा आपको अगर याद है। हम आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 8 कहता है इन्फॉर्मेशन इज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये कहता है कोई भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, कोई भी क्राइम हुआ है उसकी अगर इंफॉर्मेशन किसी के पास है, ठीक है, ये कहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन कोई डिस्क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में ये आर्टिकल 8 है। इसको पढ़ते हैं। ये कहता है नो मजिस्ट्रेट or police officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offence against the public revenue. अब आर्टिकल 8 जो है ये 3 लोगों को प्रोटेक्शन देता है, एक जज साहब को, मैजिस्ट्रेट को, दूसरा पुलिस ऑफिसर को, मैं टिक भी करता जाता हूँ साथ में, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और दूसरा है रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये जो 3 लोग हैं ना, इसको आर्टिकल 8 में ये प्रोटेक्शन है कि अगर मैजिस्ट्रेट को कोई पता चलता है कि भाई ये फला मेरे इलाके में कोई क्राइम हुआ है, किसी पुलिस वाले को पता चलता है कि भाई मेरे इलाके में कोई क्राइम हुआ है, या कोई रेवेन्यू ऑफिसर को कोई पता चला कि मेरे इलाके में कोई क्राइम हुआ है, अब वो पता कैसे चला है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भाई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हम किसी पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं कर सकते कि बताओ भाई तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, कब मिली। ना ही किसी मजिस्ट्रेट से हम पूछ सकते हैं कि भाई बताओ तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कब मिली, कैसे मिली। और ना ही हम किसी रेवेन्यू ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ तुम्हें ये जो क्राइम की इंफॉर्मेशन ये कैसे मिली, किसने दी, कब दी। तो ये हम किसी से भी सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन तीनों से हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल 8 में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 9 में। ये कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आर्टिकल 9 कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, आप मुझे आयशा जल्दी से बताएंगे। सर ये चीजें हैं, ये प्रोफेशन में आती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, शाबाश। हाँ ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं, हम वकील हैं, ये सारे प्रोफेशंस हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of employment as such advocate। ये कहता है कि भाई कोई भी वकील, वकालत हमारा प्रोफेशन है ना, ये कहता है कि कोई भी वकील उसके क्लाइंट से की हुई जितनी भी गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वकील साहब है या कोई डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वो अपने क्लाइंट या पेशेंट किसी से भी करता है। हेलो यार, ये सारे चले गए क्या? ये मैसेज आ रहे हैं शैला के। हाँ ठीक है, शैला कह रही है कि शायद उनके पास कोई जुलूस वगैरह चल रहा है, इस वजह से उनका नेटवर्क चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, हम रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देंगे और आप भी उसे समझा दीजिएगा। ठीक है,
अब ये सेक्शन 9 जो हम पढ़ रहे थे ना, इसका ये है कि भाई जैसे कोई भी वकील है, डॉक्टर है, वकील का क्लाइंट होता है, डॉक्टर का पेशेंट होता है। अगर अपने कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट से कोई भी गुफ्तगू करता है, उसको बताता है कि भाई ये तुम्हें मर्ज है वगैरह है, तुम ये दवा खाओ, ठीक है। और कि जैसे कोई वकील अपने क्लाइंट से कोई गुफ्तगू करता है कि भाई तुम्हारे केसेस में ये मसले हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अब ये जो कम्युनिकेशन उसने अपने क्लाइंट और पेशेंट से की है, ये किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। किस पे डिस्क्लोज करता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, अनलेस विद क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। अगर उसका क्लाइंट उसे कंसेंट देता है कि हाँ ठीक है, तुम ये मेरी जो गुफ्तगू है, हमारी जो कम्युनिकेशन है, ये आप किसी को और के साथ इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आप बता कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपको कंसेंट देता है, मर्जी देता है कि हाँ भाई ठीक है, आप ये बातें किसी और को बता दो, तो फिर आप वकील बीइंग एडवोकेट किसी को बता सकते हैं। अदरवाइज आपको सेक्शन 9 प्रोफेशनली बाउंड करता है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टुवर्ड्स योर क्लाइंट, यू कैन नॉट डिस्क्लोज इट टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 9। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कहता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स। ये कहता है कि आर्टिकल 9 जो है वो सिर्फ वकील के ऊपर नहीं, वकील के साथ साथ वकील के जितने भी जूनियर्स हैं, क्लर्क्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उन सब के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है, आर्टिकल 12 के ऊपर, ठीक है जी। 11 इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने छोड़ छोड़ दिया। अभी आते हैं कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। अब लीगल एडवाइजर्स भी वकील हजरात ही होते हैं जो लीगली एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अब ये कहता है कि लीगल एडवाइजर्स अपने किसी क्लाइंट के साथ कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियल खुफिया को कहते हैं, कोई खुफिया कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं जो सिर्फ उनके और उसके क्लाइंट के दरमियान ही रखी गई है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि भाई ये जो लीगल एडवाइजर है, वो किसी को भी ऐसी अपने क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई मजबूर कर सकता है लीगल एडवाइजर को कि भाई बताओ तुमने अपने क्लाइंट को क्या कहा, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 के। जी बेटा। वकील ही होते हैं, लीगली एडवाइस हम ही करते हैं ना, कानून के ऊपर एडवाइजर जो होते हैं हम ही होते हैं, तो वकील ही होते हैं ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 13 के ऊपर। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। ये कहता है कोई ऐसा शख्स है वो एज अ विटनेस आया है लेकिन पार्टी नहीं है, तो कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता उस विटनेस को कि भाई तुम अपने ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाओ, जमा कराओ, लेकर आओ। उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो अपनी मर्जी से पेश करना चाहता है तो वो फिर पेश कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई विटनेस को आप मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट है, आपकी ये जो मिल्कियत है, ये प्रॉपर्टी है, इसके डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाओ, आप क्यों नहीं दिखाते? अगर वो दिखाता है तो वो क्रिमिनेट होता है, यानी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकती हैं, ठीक है, या नहीं भी लग सकती, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेकर आओ कोर्ट में। तो आर्टिकल 13 जो है वो एक विटनेस को ये प्रोटेक्ट देता है। तो अभी आ जाते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर। 14 के बाद 15 पढ़ेंगे, फिर क्लास को एंड करते हैं। आर्टिकल 14 जो है ये कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। ये कहता है अगर कोई दूसरा शख्स है, ठीक है, उसके पोजीशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ये राइट भी है कि वो रिफ्यूज कर सकता है वो डॉक्यूमेंट नहीं पेश करने के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इसको पढ़ते हैं। ये कहता है नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन व्हिच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन हिज पोजीशन अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसर्न टू देयर प्रोडक्शन। ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे डॉक्यूमेंट हैं किसी दूसरे शख्स के पास पड़े हुए, ठीक है, तो वो दूसरे शख्स को आप मजबूर नहीं कर सकते कि भाई ये डॉक्यूमेंट इंसाफ अली के आप कोर्ट में पेश करो, ठीक है। अगर इंसाफ अली के पास राइट है रिफ्यूज करने का तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास राइट भी है रिफ्यूज करने का, उसके बाद भी मैं उस जिस शख्स के पास मेरे डॉक्यूमेंट पड़े उसको मैं कहता हूं
कि भाई आप पेश कर दो। यहाँ लिखा हुआ है ना जैसे अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसर्न टू दियर प्रोडक्शन, अगर मैं कंसर्न देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है तो पेश कर दो, कोई इसमें हर्ज नहीं है, तो फिर वो पेश कर सकता है। अदरवाइज ना वो पेश कर सकता है, ना ही उस शख्स को कोई मजबूर कर सकता है कि भाई कोर्ट में पेश करो। ठीक है, समझ गए। अभी आ जाते हैं हम आर्टिकल 15 के ऊपर। ये कहता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। ये कहता है अगर कोई विटनेस है, ठीक है, वो कटघरे में खड़ा हुआ है, कोई भी उसको यानी कटघरे में खड़ा हुआ है, वकील साहब उसको कोई सवाल पूछता है कि भाई ये बताओ कि फला उस दिन जो तुम्हारे मोहल्ले में रॉबरी हुई थी, उस एफआईआर में तुम्हारा भी नाम आया था, ठीक है। तो अभी वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि अगर मैं अभी कहता हूँ कि हाँ मेरा नाम आया तो मैं खुद क्रिमिनल एक्टिविटी में आता हूँ, मैं खुद, मेरे ऊपर चार्जेस लग सकती हैं। तो अगर इस ग्राउंड के ऊपर वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो मेरे ऊपर, मेरे ही गले में बातें पड़ रही हैं, मैं ही क्रिमिनेट हो सकता हूँ, उसमें मेरे ऊपर ही क्रिमिनल चार्जेस लग सकती हैं, इसीलिए मैं ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि इस ग्राउंड के ऊपर वो विटनेस अगर कहता है कि भाई नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, तो इस ग्राउंड के उसको इस ऊपर उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी इस आर्टिकल को मैं पढ़ता हूं। ये आर्टिकल कहता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। ये कहता है अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, एक विटनेस को माफ नहीं किया जाएगा, फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू और एनी सूट इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट। ये कहता है किसी भी मैटर में अगर वो रिलेवेंट सवाल है तो उस वो इस ग्राउंड पे के ऊपर उसको माफ नहीं किया जाएगा। अगर वो कहे कि सर इस सवाल का जवाब अगर मैं देता हूं तो मैं खुद मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकती है, मुझे मैं खुद कोर्ट मुझे पकड़ सकती है, जेल में भेज सकती है, इसलिए मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो आर्टिकल 15 कहता है कि इस ग्राउंड के उसको ऊपर उसको माफ नहीं किया जाएगा, कोर्ट उसको मजबूर कर सकती है कि भाई नहीं तुम जवाब दो। ठीक है, समझ गए ना आप। तो बस ये आर्टिकल 15 था आज का। ठीक है, प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विद अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। प्रोवाइडो कहता है कि अगर उसने जवाब दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई उसमें मैं उस रॉबरी में मैं मुलविस था, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सवाल उससे पूछता है और वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई उसमें मैं मुलविस, ना अरेस्ट कर सकते हो, ना उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है, ना उसके ऊपर केस चल सकता है। प्रोवाइजो ये कहता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये किस भी वक्त में रुक सकती है ना क्लास, क्योंकि जो अभी नेक्स्ट जो है ना आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटा भी आर्टिकल 16 पढ़ लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 16 जो है वो बहुत छोटा है और बहुत ही अच्छा है। ये आर्टिकल 16 रिलेटेड आ चुकी है ना शैला। अब ये कहते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस हम कहते हैं शरीके जुर्म को। ठीक है, शरीके जुर्म यानी अगर दो तीन लोग मिलके कोई जुर्म करते हैं तो वो आपस में सारे शरीके जुर्म है। अकम्प्लिस का मतलब है शरीके जुर्म। ये कहता है अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद हादा कन्विक्शन इज नॉट इलीगली illegal mere because proceeds upon an uncorroborated testimony of an accomplice। ये कहता है अकम्प्लिस जो है ना, अकम्प्लिस यानी, अकम्प्लिस यानी बेटा शरीक जुर्म, शाबाश। अकम्प्लिस ये कहता है कि अकम्प्लिस जो है ना वो यानी एक शरीक जुर्म दूसरे शरीक जुर्म के खिलाफ गवाही दे सकता है, और वो कॉम्पिटेंट है, एक जवाबदार, एक अक्यूज दूसरे अक्यूज के खिलाफ गवाही दे सकता है। ये जो आर्टिकल 16 है यही कहता है। ओके, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अब इंशाल्लाह कल 17 आर्टिकल पढ़ेंगे और उसके ऑनवर्ड्स फिर 18 19 पढ़ेंगे। ठीक है।